हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करेंगे। ये प्लांट्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। फर्टिलाइजेशन से पहले का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जिससे कि ये डिसाइड होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कंपैटिबल है पोलन या नहीं है। तो इसी को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से को समझने के लिए सबसे पहले पोलन वॉल की बात करते हैं। पोलन क्या होते हैं? एक्चुअली पोलन ग्रेन्स छोटे छोटे मेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइन होते हैं, जो कि फीमेल पोर्शन पे जो जिसे कि स्टिग्मा कहते हैं वहाँ पे जाके लैंड करते हैं। पोलन वॉल की बात करते हैं सबसे पहले। तो पोलन वॉल में मोस्ट एंजियोस्पर्मिक पोलन हैव अ कंपाउंड वॉल होती है विद एन इनर पेक्टोसेलुलोजिक लेयर, बाई पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है जो इनर होती है, एंड आउटर स्पोरोपोलेनिन, तो बाहर वाली जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, विच इज़ एन ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटिनिड्स एंड कैरोटिनॉइड एस्टर्स। द इनर लेयर इंटाइन, जिसे कि इंटाइन भी कहा जाता है, द इनर लेयर इंटाइन of the pollen grain is produced within the exine by the protoplast of the haploid spore. The vegetative cell of the male gametophyte helps in the development of intine after pollen mitosis. Pollen mitosis के बाद intine का development कौन कराता है? जो वेजिटेटिव सेल का वेजिटेटिव सेल मेल गैमेटोफाइट में वेजिटेटिव सेल ही इंटाइन को डेवलप करा देती है पोलन माइटोसिस के समय। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंटाइन आर, पहला है पॉलीसेक्राइड और दूसरा है प्रोटीन। पॉलीसेक्राइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द डिक्टियोसोम प्रेजेंट इन द आउटर लेयर्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड प्रोटीन बाय राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द आउटर स्पोरोलेनिन लेयर, जिसे एक्साइन कहा जाता है, नाउ इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर स्कल्पचर्ड सेक्साइन एंड इनर नॉन स्कल्पचर्ड नेक्साइन एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में जो एक्साइन है वो सेक्साइन और नेक्साइन में डिफरेंशिएट हो जाती है। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म फैमिलीज द नेक्साइन gives out numerous radially directed rods which is known as bacilli. These may be roofed over to give rise to tectate exine, or the rods may be stand free and connected above by the fusion of their swollen heads to create walls. If there is no tectum, the cavities formed by the bacilli are open to the outside but sealed within by the nexine. So this is about the exine and intine. अब हम स्टिग्मेटिक सरफेस की बात करते हैं। तो स्टिग्मेटिक सरफेस जो है वो बेसिकली दो तरह के स्टिग्मा हो सकते हैं। एक ड्राई टाइप वेयर पेपिली आर फ्री फ्रॉम एनी अपेरेंट एक्सुडेट्स, इसमें कोई भी एक्सुडेट यानी विस्कस फ्लूइड जैसी चीज़ नहीं होगी, इसको ड्राई टाइप कहेंगे। और दूसरा वेट टाइप, जिसमें कि रिसेप्टिव सरफेस पे एक्सुडेट्स होते हैं, यानी कोई चिपचिपा मैटर होता है, विस्कस फ्लूइड जैसा कोई चीज़ होता है। ड्राई स्टिग्मास आर ड्राई ओनली इन रिलेटिव सेंस, रिलेटिव सेंस पे ही इसको हम ड्राई समझेंगे, ऐसा नहीं कि ड्राई होगा पूरी तरह से। सिंस द पेपिला बियर हाइड्रेटेड प्रोटीनियस कवरिंग ओवर द क्यूटिकल कॉल्ड पेलिकल, it is called simply the pellicle. Okay, in families like Poaceae and the pellicle show non-specific esterase activity, while in other families with dry stigma such as Brassicaceae, Caryophyllaceae and Asteraceae, pellicle does not show enzymatic properties. The cuticle layering here, the cuticle layering underlying the pellicle is made up of short radially detected rodlets with intervening discontinuities. इस स्ट्रक्चर में स्टिग्मेटिक पेपिला है जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये देखिए स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, स्टिग्मेटिक पेपिला इसको कहते हैं। बी वाले में
इसकी अलग अलग लेयर्स को दिखाया जा रहा है और सी वाले में इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है। पेपिला के सरफेस पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पेक्टोसेलुलेज वॉल होती है, डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं, क्यूटिकल होती है और बाहर जो सबसे बाहर की ओर ये लेयरिंग है इसको पेलिकल कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेट स्टिग्मास की। तो वेट स्टिग्मास पे क्या होता है, सिक्रीशन कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्टिग्मा एंड these secretions form a medium in which the captured pollen germinates, whereas in some genera there is an overlying lipid layer forming a liquid cuticle. The stigmatic exudates contain sugar, phenolic compounds, many free amino acids and proteins. The viscosity of exudates is due to the presence of म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। जो विस्कस की बात कर रहे थे वो किसकी वजह से होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की वजह से वो चिपचिपा चीज़ होता है स्टिग्मा पे। वेट स्टिग्मास एक्चुअली अकर इन मेनी फैमिलीज लाइक सोलानेसी, लिलिएसी, रोसेसी, मालवेसी एंड ओनेग्रेसी। सो इट इज़ अबाउट द ड्राई एंड वेट स्टिग्मा। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो पोलन यानी मेल, पिस्टल यानी फीमेल। मेल फीमेल जो पोर्शन है, जो कि सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है। तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है पिस्टल के। जैसे ही वो पहुंचता है वहाँ पे क्या होता है, एक्साइन और इंटाइन, यानी पोलन में जो एक्साइन और इंटाइन लेयर होती है इसके प्रोटीन रिलीज हो जाते हैं स्टिग्मा के सरफेस पे। द पोलन वॉल प्रोटीन बाइंड्स टू पेलिकल within few minutes of the contact and thereafter cannot be released readily by leaching. इस तरह से जो स्टिग्मा सरफेस होती है वो रिसेप्टर साइट का काम करती है पोलन के लिए, पोलन वॉल प्रोटीन के लिए। व्हेन पोलन इज़ कंपैटिबल, यानी कंपैटिबल का मतलब सही है, उसके साथ फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है, उसी फैमिली, उसी स्पीसीज़, उसी जीनस से है, तो इस तरह के पोलन को कंपैटिबल कहा जाता है। When pollen is compatible, erosion of the cuticle of the stigma papilla begins beneath the emerging pollen tube. जब compatible होगा पोलन तो उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। This is the essential preliminary requirement to the penetration of the pollen tube. अगर ऐसा नहीं है तो पोलन ट्यूब का पेनेट्रेशन नहीं करेगा, वो अगर इनकम्पैटिबल है तो नहीं करेगा। तो इसीलिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को इतना महत्व दिया जाता है, इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है पढ़ने के लिए। इन वेट स्टिग्मा द क्यूटिकल जनरली रप्चर्स ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ एक्सिड्यूट्स एंड पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द पेक्टोसेलुलोज लेयर। In hollow style, the pollen tube grows through the styler canal, whereas in solid styles, the transfer the intercellular spaces. मतलब सिंपली जहाँ पे होलो स्ट्रक्चर होगा स्टाइल में, वहाँ पे तो स्टाइलर कैनाल के थ्रू जाएंगे, जबकि सॉलिड वाले में किसके थ्रू जाएंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू ये ट्रैवर्स करेंगे, नॉट द ट्रांसफर, इज ट्रैवर्स थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ड्यूरिंग इट कोर्स थ्रू द स्टाइल, यानी पोलन ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, द पोलन ट्यूब यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स ऑफ द पिस्टल, पिस्टल के ही न्यूट्रिएंट का यूज़ करते हैं ये। इन एगेलिस मार्मेलॉस, यानी जिसे हम बेलपत्र कहते हैं, फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम, द ग्रोइंग पोलन ट्यूब हाइड्रोलाइजेज द स्टार्च प्रेजेंट इन द स्टाइलर कैनाल फॉर इट्स न्यूट्रिशन। तो इस तरह से जो स्टाइलर कैनाल में स्टार्च होता है उसी को हाइड्रोलाइज करते हैं, न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ कर लेते हैं पोलन ट्यूब्स। Then pollination initiates many physiological and biochemical changes in the pistil. Pistil में बहुत सारे changes होंगे, जैसे this includes increase in respiration, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए रेस्पायरेशन बढ़ जाएगा। चेंज इन आरएनए, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन्स को अब निकालना है तो आरएनए में चेंज हो जाता है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बाई आरएनए चेंज होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस का पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। एंड इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलाइसिस करने हैं। सिग्नल्स आर, जो भी सिग्नल्स निकलते हैं वो स्पेसिफिक होंगे, वो कंपैटिबल के लिए होंगे या इनकम्पैटिबल के लिए होंगे। सो सिग्नल्स ऑफ कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल
pollination are transferred to the ovule even before the pollen tube is reached there. ऐसा नहीं है कि पोलन ट्यूब जब पहुंच जाएगा ओव्यूल में तभी सिग्नल्स आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पहले भी आ सकता है. फॉर इंस्टेंस, इन incompatible pollination, degeneration of one of the synergids begin much before the entry of pollen tube in the ovules. Following pollination signals the evidently passed to the style and ovary to initiate response in accordance with the compatible or incompatible pollination. अब एक साथ बहुत सारे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं और उनका ट्यूब जो बनता है ग्रो करता है, लेकिन एक ही पोलन ट्यूब, उनमें से किसी एक का पोलन ट्यूब ही फाइनली ओव्यूल में एंटर कर पाता है. बाकी सब चेक कर दिए जाते हैं, स्टेज कर दिए जाते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट. एज द पोलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स, लो ऑक्सीजन टेंशन इन द एम्ब्रियो सैक कॉजेस टिप ऑफ द पोलन ट्यूब टू रप्चर. पोलन ट्यूब का जो टिप होता है फट जाता है क्योंकि वहाँ पे लो ऑक्सीजन टेंशन होता है अंदर. सो इस तरह से मेल गैमेट्स रिलीज हो जाएंगे. कॉन्सिक्वेंटली द मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक, जिसमें से एक मेल गैमेट तो एग के साथ यानी ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा जैसे कि जाइगोट बनेगा, जबकि दूसरा वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है जिससे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनती है. अब ये एक समराइज्ड चार्ट हो गया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोस्ट पोलिनेशन चेंज और बैरियर्स का. तो पोलन सबसे पहले लैंड करता है स्टिग्मा पे. स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद पोलन गेट डिहाइड्रेट. अब पोलन लैंड करते ही यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक बैरियर्स वर्क कर सकते हैं, जैसे कि अगर पोलन उसी स्पीसीज या जीनस का नहीं है तो उस सरफेस पे प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ विस्कस फ्लूइड्स जिसकी हम बात कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, सिंपली पोलन ग्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इंटर स्पेसिफिक बैरियर यहाँ वर्क करेगा. देन अगर ऐसा नहीं है, ये स्टेप क्लियर हो गया, तो पोलन गेट डिहाइड्रेटेड. अब यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक बैरियर फिर से वर्क करता है और इंट्रा स्पेसिफिक बैरियर्स भी वर्क करने लगते हैं. अगर ये स्टेज भी क्लियर होता है तो जर्मिनेशन होता है, यानी पोलन ट्यूब बनने लगती है. तो पोलन ट्यूब बनती है और अगर फिर भी इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर वर्क करता है तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक बैरियर्स दोनों यहाँ पे वर्क करेंगे और उसके जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे. फर्दर अगर ये मैकेनिज्म फेल हुआ या आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, सिग्नल नहीं पहुँच पाया, तो पेनिट्रेशन ऑफ स्टिग्मा बाय पोलन ट्यूब. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टिग्मा में पोलन ट्यूब एंटर करेगा. अब यहाँ पे अगर सिग्नल आ चुका है तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक बैरियर्स वर्क करेंगे और आगे का वर्क नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर पेनिट्रेशन हो गया है, स्टिल अभी भी कोई मैसेज नहीं आया है, कोई सिग्नल नहीं आया है कि इसे स्टॉप पोलन ट्यूब को रोक दिया जाए, ये इनकम्पैटिबल है, तो इसको कंपैटिबल फैक्टर मान लेता है प्लांट और ग्रो करने देता है ट्यूब को. देन पोलन ट्यूब ग्रोव्स थ्रू द स्टाइल. नेक्स्ट पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक. अब एम्ब्रियो सैक में रिलीज़ होंगे उसके दो मेल गैमीट्स, यानी जो कि एन होते हैं. एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है एग के साथ जिससे जाइगोट बनेगा, दूसरा फ्यूज़ करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जिससे कि एंडोस्पर्म बनेगा. तो एक शॉर्ट समरी हो गई थी ये. अब हम बात करते हैं इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर की. तो अगर पोलिनेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन है वो कंपैटिबल है तो पोलन ग्रेन ग्रो करेगा और फ्यूज़न होगा, नॉर्मल जाइगोट और एंडोस्पर्म बनेंगे. लेकिन इन मेनी केस अगर पोलिनेशन विद अ वायबल पोलन ग्रेन इज नॉट एबल टू सेट सीड इवन थ्रू द ओव्यूल हैज़ फर्टिलाइज एग, ऐसा तब होगा जब इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर वर्क करेगी, यानी ये सही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था. तो इनकम्पैटिबिलिटी को दो तरह से हम बांट सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी. इंटर स्पेसिफिक का मतलब इट रेफर्स to the incompatibility between species that prevent fertilization between gametes of distantly related species. अलग अलग डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज की बात करते हैं तो इंटर स्पेसिफिक बोला जाता है. जब इंट्रा स्पेसिफिक की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन सेम या अदर इंडिविजुअल के होते हैं प्रेजेंट इन द सेम स्पीसीज प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन विच इज़ नोन एज
इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यानी SI. Self incompatibility is thus a device to promote क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने का एक अच्छा डिवाइस होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इट इंश्योर्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी इन द पॉपुलेशन. हेटेरोजाइगोट्स बनाने में ये काम करता है. विच इज़ अ मेजर फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज. डार्विन ने भी कहा था कि जब तक डिफरेंट चीज़ें नहीं बनेंगी यानी वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन रुक जाएगा. सो वेरिएशन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स डार्विन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द फ्लावर, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी is of the following two types. First, heteromorphic. अब हेट्रोमॉर्फिक वाले में क्या होता है कि इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी में डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात करते हैं एक ही स्पीसीज़ की, चाहे वो 2 या 3 अलग अलग मेटिंग टाइप के हों, यानी आइदर इट इज़ डाइमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक मेटिंग टाइप. एक्चुअली होता क्या है कि इनकी जो स्टाइल और एंथर होती हैं इनकी लेंथ डिफ़र करती है. ईच मेटिंग टाइप प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ flowers. So in such forms pollen grains from the same plant or any other plant bearing the same type of flower are incompatible. तो इस तरह से यहाँ पे incompatibility वर्क करती है. For effective fertilization, pollen grains from any other plant of the same species bearing other type of flowers are required. यानी एक ही टाइप का जब फ्लावर रहेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, तो दूसरे टाइप के फ्लावर को यहाँ पे स्पेसिफाई करके इसको रिक्वायर्ड होती है, बट मतलब सेम स्पीसीज़ का होता है. नाउ होमोमॉर्फिक की बात करते हैं. होमोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द अकरेंस ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज. क्या हो गया इसमें होमोटाइप में? इसमें क्या हो गया? अकरेंस ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर, एक तरह का फ्लावर होगा. स्पीसीज उस स्पीसीज के हर एक इंडिविजुअल में, इन ऑल इंडिविजुअल्स, which is governed by the multiple alleles called S alleles. इसको हम S allele कहते हैं. Mating is not possible if the pollen carriers the same S allele which is present in the female gamete. Multiple alleles governing incompatibility may be present either or one locus or two or different locus. For example, Poaceae, Ranunculales, Chenopodiaceae. Incompatibility may be determined by the genotype of the gametophyte or pollen, that is gametophytic self incompatibility GSI system, or by the genotype of sporophytic tissue of the plant from which the pollen is derived, यानी sporophytic self incompatibility, that is SSI. The former can be seen in the members of Poaceae, Liliaceae and Solanaceae, whereas the latter is frequent in Asteraceae and Brassicaceae. अब इसकी जेनेटिक बेसिस क्या होती है? The genetic basis of incompatibility, it is only a hypothesis. It is just only a hypothesis. इसको कहते हैं opposite S allele concept. ये दिया गया था ईस्ट और मेंगल्सडॉर्फ 1925 में दिया गया था. जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन्होंने दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन कॉल्ड एस जीन. दिस जीन हैव सेवरल एलील. इसके बहुत सारे एलील हो सकते हैं. पोलन ग्रेन दैट पोजेस एस एलील कॉमन टू एनी वन ऑफ द 2 एलील्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द पिस्टल will not be functional on the particular pistil. In the monofactorial GSI system, that is Solanaceae family की बात कर रहे थे, all plants arising from the legitimate pollinations are heterozygous at the S locus. S locus पे heterozygous condition को show करते हैं, like S1 and S2. Segregation of alleles take place at meiosis and pollen grains with S1 and S2 allele are formed. The male gametes formed by these gametes will be functional only in pistil whose diploid cells carry S allele at each locus. S1 और S2 के अलावा हर locus पे S allele होना चाहिए. On the other hand, if this particular plant is pollinated
with the pollination from the plant of S2 and S3 genotype, half of the pollen grains carrying S3 allele would be functional and remaining half carrying S2 allele non-functional. However, if the same plant is pollinated with pollen from the S4 and S5 genotype, all the pollen would be functional. तो इस तरह से पता चलता है कि कैसे इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर काम करती है GSI सिस्टम में। SSI सिस्टम की बात करते हैं, यानी स्पोरोफाइट वाले सिस्टम की। सो इन SSI सिस्टम, pollen behavior is determined by the diploid parental genotype and not by the S allele which is found in the pollen. All pollens from the plant having S1 and S2 or S2 and S3 genotype would be non-functional in pistil whose diploid cells carry S1 and S2 genotype. This means that the presence of even one allele common to the genotype of the diploid cells of the styler canal renders the pollen grain ineffective. Evidently, in the SSI system, the effective gene products carried to stigma are synthesized by the diploid tissue. इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनकम्पैटिबिलिटी को इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। इसमें से फिज़िकल बैरियर भी है। दूसरे फैक्टर्स को देखने से पहले हम जेनेटिक बेसिस को देख लेते हैं इनकम्पैटिबिलिटी में। ये पहला वाला GSI सिस्टम का, जिसमें कि S1 और S2 प्लांट है। ये S1 S2 है स्टाइल में, यानी फीमेल पिस्टल में। अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स आए हैं S1 S2 S1 S2, ये ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में जो S1 और S2 हैं, इसमें से S1 और S2 दोनों ही, अब यानी यहाँ पे जितने भी पोलन पहुँचे हैं ये S1 S2 हैं, तो ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। जबकि सेकंड B वाले में क्या होगा कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स S2 और S3 हैं, दो दीज आर विद द लोकस जेनेटिक बेसिस की बात करें तो S2 S3 S2 S3। अब ये यहाँ पे केवल S1 और S1 फीमेल के पास प्रेजेंट है। यहाँ पे S2 और S3 इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं और इफ़ेक्ट कर भी रहे हैं। जबकि अगर इस प्लांट में केवल S2 है, जैसे ही देखिए S2 है, यहाँ भी S2 पहले से प्रेजेंट है, तो केवल S2 की ग्रोथ हो रही है, S3 की ग्रोथ हो रही है। लेकिन फैक्टर, इफ़ेक्टिंग फैक्टर कौन है? S3। कौन है? S3। यहाँ पे देखिए S3 फर्टिलाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, जबकि S2 ग्रो करने के बाद भी इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा है। इन थर्ड केस, यहाँ पे अगर पोलन ग्रेन्स S4 और S5 हैं, ना S1 है, ना S2 है, ना S3 है, S4 और S5 हैं, तो यहाँ पे सभी के सभी पोलन ग्रेन के फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं। देखिए S4 S5 S4 S5, यानी सभी के सभी इफ़ेक्टिव फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये जेनेटिक बेसिस है, ये एक हाइपोथेसिस है। अब हम इनकम्पैटिबिलिटी के अदर फैक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है फिज़िकल बैरियर्स टू द पॉलिनेशन। एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट्स, ऐसा नहीं कि नेचर ने केवल एनिमल्स को एबिलिटी दी है कि वो अडॉप्ट करें, प्लांट्स को भी अडॉप्टेशन दिया है। और इस तरह से प्लांट्स सेवरल अडॉप्टेशन करते हैं, जैसे कि ओव्यूल का सिरसिनेट हो जाना, कैम्पाइलोट्रोपस हो जाना, हेमियोट्रोपस हो जाना, ये सब एडॉप्टेशन फीचर हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रोथ हेयर्स वगैरह को बढ़ा लेना, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह रुक जाए। ये स्ट्रक्चर पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुँच गया है, जबकि ये पोलन वॉल प्रोटीन्स है यहाँ पे, और ये स्टिग्मा का बाहर का लेयर पेलिकल, क्यूटिकल, देन पेक्टो सेलुलोज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्टिग्मेटिक पैपिला, ये जो बाहर की ओर निकलता है। अगर पोलन कंपैटिबल है तो पॉलिनेशन होगा, कंपैटिबल पॉलिनेशन, और जर्मिनेट करेगा। ये जो पोलन ग्रेन है ये जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब इसमें ग्रो करेगी। लेकिन अगर ये इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन है तो इसमें क्या होगा कि ट्यूब तो ग्रो करती है शुरू में, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर तो मिलता ही है, कंडीशंस तो शुरू में तो मिलती ही हैं, बट यहाँ टिप पे कैलोज का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये कैलोज इनहिबिट कर देता है
ट्यूब के फर्दर ग्रोथ को, जिससे कि इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। तो इस तरह से इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है। इसके अलावा जो अदर फैक्टर है वो है पोलन वॉल प्रोटीन। तो कई बार पोलन वॉल प्रोटीन भी इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। देन नेक्स्ट इज़ स्टिग्मा सरफेस प्रोटीन। स्टिग्मा के सरफेस पे जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी इनकम्पैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने में काम करते हैं। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया है जिसे रिकॉग्निशन रिजेक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये देखिए स्टिग्मा, जब स्टिग्मा प्रेजेंट है और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं, अगर इनकम्पैटिबल पोलन है तो इसकी ट्यूब की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है। अगर ये कंपैटिबल पोलन है तो ये पूरी तरह से ग्रो करता है एकदम नॉर्मल। लेकिन अगर ये ऊपर का पोर्शन जिसे स्टिग्मा कहते हैं इसे कट कर दिया जाए, यानी डिकैपिटेटेड स्टाइल को यहाँ से काट दिया जाए, तो क्या होगा, तो ये पोलन को पहचानना है, यानी जो इंटरेक्शन होता था पहले वो अब नहीं हो पाएगा, पोलन को पहचान नहीं पाएगा। और दोनों ही जो इनकम्पैटिबल पोलन है वो भी और कंपैटिबल पोलन है वो भी, उसकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल रेट से होती रहेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द pollen pistil interaction and self incompatibility. Thank you.